नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी गौतम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसा चैनल जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि हमारे दर्शकों के बीच में सबसे प्रिय चैनल है। और आप सभी के विश्वास ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को नंबर 1 बनाया है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर खबर को, चाहे वो खबर छोटी हो चाहे वो खबर बड़ी हो, आप तक पहुंचाया जा सके। आपके विश्वास ने, आपके उस जितने भी आप मेहनत से हम लोग करते हैं टीम के साथ काम, उसको आपने विश्वास जताया है। आपने बताया कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना आपने हमेशा की है। और आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक स्पेशल काम, एक स्पेशल जो प्रोग्राम है आपके लिए लेकर आया है, जिसका नाम है जी बिजनेस लीडरशिप समिट और रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। यहां पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कैसे जो व्यापारी हैं वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, कैसे जो हैं हम ये सोच सकते हैं कि छोटे मझोले या बड़े जो कारोबार हैं उसको बढ़ाया जा सके, लोगों के अंदर विश्वास हो सके। तो यही आज का कार्यक्रम है। बहुत से सवाल आपके होंगे जो हम इस मंच पर रखेंगे और यहाँ पर विशेष अतिथिगण हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जितने भी विशेष अतिथिगण यहाँ पर हैं, जितने भी गेस्ट हैं, उन सभी को मैं वेलकम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और लखनऊ में है तो आदाब के साथ में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूं। तो मंच पर हम आएंगे और बहुत से विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि यहां पर कुछ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिसमें ऊर्जा मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जहां पर होंगे, तो उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरा फर्स्ट पैनल होगा, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि कौन कौन यहां पर मौजूद रहेगा और किनके साथ बातचीत होगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रेरा को लेकर जो बहुत से सवाल थे कि आखिरकार रेरा किस लिए आया। एक ऐसा एक्ट जो कि 2017 में भारतीय सरकार लेकर आई, ताकि प्रॉपर्टी, जमीन से जुड़े हुए जितने भी जब बायर्स अपना घर खरीदते हैं, अपने सपनों घर खरीदते हैं, उनके साथ धोखा होता है, तो वो धोखा उनके साथ ना हो सके। और कैसे ये एक्ट उनको मददगार साबित होता है, कैसे बिल्डर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, ताकि बायर्स का जो ट्रस्ट है उनके पास बन सके। तो ये रेरा से संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ स्पेशल पैनलिस्ट जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन हमारे साथ रहेगा। फर्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे सुधीर अग्रवाल जी, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी। ऋषिता बिल्डर फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। सर आइए, कृपया तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे साथ रहेंगे मयंक जायसवाल जी, सीएमडी हैं द इनोवेटर्स अहलाबाद के। और आपको बता दें कि इनके अलावा होंगे विकास केजरीवाल जी, डायरेक्टर हैं एशप्रा लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के। आप तीनों का मंच पर मैं स्वागत करती हूं। और मेरे सहयोगी राम और आसिफ शेख मंच पर आए। आप दोनों को मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत स्वागत नैन्सी आपका। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सुधीर जी, विकास जी, मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर आज हम जो पहले पैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस पहले पैनल में हमारे साथ वो हैं जो उत्तर प्रदेश को रियल एस्टेट की दिशा में एक नया आयाम दे रहे हैं, नया मुकाम दे रहे हैं। और इनका योगदान बढ़ते उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहम है। कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है, एक नई इबारत लिखी जा सकती है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राम। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए उसका आशियाना, उसका घर, और उस घर के सपने को जो लोग पूरा करते हैं, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, व्यवस्था से वो क्या चाहते हैं, इसको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुधीर अग्रवाल जी, पहला प्रश्न आपसे। आप राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में आपका जो कार्य क्षेत्र है वो विस्तार आपने उसको दिया है। सवाल इसी बात को लेकर है कि जब आप राजधानी में बैठते हैं और चीज़ों को देखते हैं, अपने लिए काम का विस्तार करते हैं, लोगों के लिए आशियाने बनाते हैं और भी उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तब आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? ख़ास तौर से जब ये कहा जा रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, या ये कहिए कि जो रियल एस्टेट की अर्थव्यवस्था है,
वो बहुत हद तक डाउन हुई है, कम हुई है। आप ऐसे दौर में कहां पर खड़े हैं? नमस्कार। देखिए, रियल स्टेट में एक सेगमेंट होता है मतलब कॉरपोरेट टाइप, और एक होता है प्लॉटिंग और समथिंग लाइक दैट, उस तरह का। तो जो रेगुलराइज्ड वे में काम कर रहे हैं, जैसे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से या तो प्लॉट लेके उस पर ग्रुप हाउसिंग बना रहे हैं या कोई लैंड लेके अप्रूवल के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उनके लिए रेरा, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन और इसके बाद जो आप कोविड आया, उनके लिए बहुत ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमें बेहतर घर मिले। और कोविड के बाद तो घर की एक्चुअली मार्केट ही बढ़ी है। घर का हमने असली मायने में घर क्या होता है वो कोविड के बाद ही समझा है, क्योंकि जनरली लोग जो मतलब अगर घर का प्रधान हम अपने इंडिया में मतलब मेल्स को ही कहा जाता है, लेकिन फाइनल तो लेडीज़ ही करती हैं, जो भी घर फाइनल करती हैं। लेकिन जब घर का जो मुखिया होता है वो जब ये महसूस करता है, तो वो शायद वो जो अपना डिसीजन है वो जल्दी लेने की कोशिश करता है। तो कोविड के बाद एक घर की काफ़ी महत्व लोगों को पता चला है, और काफ़ी शुरुआत में मैं ये नहीं कहूँगा 3-4 महीने दिक्कत रही, लेकिन अब काफ़ी कुछ रेगुलराइज हो गया है लोगों की, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ऐसी चीज़ है जो बेसिक चीज़ है। उसमें मतलब अगर आपको घर चाहिए तो चाहिए, रोटी चाहिए तो चाहिए, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा आपका। तो और अच्छा घर चाहिए जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों, अप्रूव्ड हो, सारे क्लियरेंसेस हों, कोई इशू ना हो। तो पहला तो ये रहा कि कोविड के बाद ये रहा। उसके बाद जैसे कोविड के बाद अगर हम कहें तो कस्टमर को अगर जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, जैसे महाराष्ट्र ने करी है स्टैम्प ड्यूटी, उसने मतलब कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर दी है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी शायद 1% है या वेव ऑफ कर दी है। तो उसी तरह से अगर अपनी यूपी सरकार भी अगर स्टैम्प ड्यूटी कस्टमर के लिए अगर वो करती है, तो उससे उसका मतलब घर खरीदने के लिए उसे 7%, 8% जो सुझाव देने आपका पड़ते दिलचस्प हैं, है वो सर, काफी। लेकिन समस्या यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी कोविड उतना ही भारी है जितना आम आदमी के लिए, और स्टाम्प ड्यूटी आप जानते हैं कि रेवेन्यू जुटाने का बहुत बड़ा साधन है। मैं इस पर आता हूँ, इसी सुझाव बहुत अच्छा है आपका, इस पर हम बात करेंगे। विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विकास केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं एशपा लाइव स्पेस से, और खास बात यह कि गोरखपुर इनका कार्यक्षेत्र है, और गोरखपुर से जब आते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं। मेरा पहला सवाल सीधा आपसे विकास जी ये रहेगा, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोविड काल में कहा इस आपदा को अवसर में तब्दील करना है, बदलना है। तब जबकि कोविड में लोग अपनी सेविंग्स बचा रहे थे, बचा कर रखे हुए थे, इन्वेस्ट करने से बच रहे थे, ऐसे में आप भी आगे ग्रो करें, आम आदमी को उसके सपनों का एक आशियाना मिले। इस आपदा में आपने कैसे अवसर तलाशा? देखिए, आपदा तो कई किस्म की आती रहती है, और ये जो इस बार आपदा आई है, इसके अंदर जो ये बीमारी की महामारी थी, इसके अंदर हमें चाहिए था कि हम उन चीज़ों को देखें जो हेल्थ के अनुसार काफ़ी बेहतर हो। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर में देखते हैं कि हम लोग मकान तो बना के दे देते हैं, प्लॉट्स बना के दे देते हैं, लेकिन उसके हेल्थ वाइज कितना बेटर रखे हुए हैं, वेदर इट इज़ चाहे वो सीवर सिस्टम हो, चाहे वो ग्रीनरी सिस्टम हो, अगर उसको हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ बना के दे सकें और हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकें, तो ये आपदा को हम अपने फेवर में ले सकते हैं। और हम समझते हैं कि गोरखपुर में जो पाम पैराडाइज प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हमने 70% ग्रीनरी और ओपन स्पेस अपने को रखा है 70 एकड़ में, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और वो बायर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल। और मयंक जायसवाल जी, सब यही देखते हैं, जब भी कोई बायर जाता है तो वो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से देखता है।
कि सुविधा के नाम पर क्या है, ग्रीन स्पेस कितना छोड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उसके समांतर चलता है कि जो डेवलपर्स हैं उनकी मुख्य ज़रूरतें इस वक्त क्या हैं? क्योंकि पहले तो सरकार के साथ जो आपके करार हुए, जो व्यवस्था जिसके तहत आप लोगों ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया, लेकिन मौजूदा वक्त में हर परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये और व्यवस्थाओं में सुधार या कुछ रियायतें आप लोगों को चाहिए? अभी जैसा सर ने बताया, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट से हम लोग को सपोर्ट चाहिए इस समय या होना भी चाहिए, जो टाउनशिप्स शहर के अंदर बड़ी टाउनशिप बन नहीं सकती, जो टाउनशिप्स हैं बड़ी वो शहर से एडजॉइनिंग एरिया में है। तो शहर के अंदर के बिल्डर्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो अनऑथराइज या इलीगल काम कर रहे हैं, जिसको हम कच्ची प्लॉटिंग आमतौर पे बोलते हैं। लेकिन जो एडजॉइनिंग एरियाज़ में होती है, जो बड़ी टाउनशिप होती है, जैसे हमारी 200 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें हमने अभी करीब अप्रॉक्सीमेटली 25 एकड़ लॉन्च किया है, तो वो कच्ची प्लॉटर से होती है। और रेरा है या जितने लॉज हैं, जितनी अथॉरिटीज़ है, वो हमारे ऊपर तो हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं है। कोविड से अगर इसको कनेक्ट करें तो आदमी थोड़ा सस्ती चीज़ चाहता है इस समय, और क्या होता है कि उसको आदमी मिसगाइड करता है। और अभी गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी आई कि जो इलीगल कॉलोनीज़ है उनको हम लीगल कर देंगे, तो कस्टमर्स के दिमाग में ये जो कच्चे प्लॉटर्स है वो लेके आते हैं, साहब इसको तो इलीगल अभी है, तो क्या होता है ये लीगल हो जाएगा। और जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्टिंग 100 रुपये की आ रही है तो वो बेच रहे हैं 30 रुपये में। तो ये सबसे टफ एक फाइट है। जितने भी बड़े, जो आई पर्सनली फील, जितने भी बड़ी टाउनशिप्स हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि अवैध चीज़ों पे लगाम लगानी पड़ेगी जी, तब जाकर आपने जो निवेश किया है, जो अपना पैसा लगाया है, उसकी कम से कम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिले, अपनी लागत तो कम से कम निकल आए। और जिसको आप कह रहे हैं, जिसको कई लोग कहते हैं कि ये लाल धागे की ज़मीन है, या जो मैप पे आपको लाल करके शो की जाती है, वहाँ भी अवैध कॉलोनियाँ धड़ल्ले से बन रही हैं। और किसी एक शहर की बात नहीं है, जितने भी शहर हैं वहाँ पर इस तरह की ये कहिए जिनको आप कहते हैं बिल्डर फ्लैट्स हैं, वो बड़ी सोसाइटी तो नहीं बनाते, लेकिन 3 मंजिल के 4 मंजिल के कई मकान बना देते। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बाद में गवर्नमेंट कहती है कि इनको भाई वैध कर दीजिए। अब वो वैध हो गई, सारी सुविधाएं हैं। ये आप लोगों के लिए जाहिर बात है चुनौती है। और कुछ सर, अभी कोविड में तो काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है, और लेकिन जो मैंने फील किया, जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से कनेक्टेड और जो रजिस्ट्री के रेट्स और स्टेट्स में जो हुए हैं, वो यूपी में आप देखा जाए तो किसी तरह के बेनिफिट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। वो होने चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली इन केस ऑफ रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ये कम हो। मयंक जी, अभी जब मैंने सुधीर जी से एक सवाल पूछा था, विकास जी से एक सवाल पूछा अभी, तो उन्होंने बताया कि हमने अपने प्रोजेक्ट में 70% ग्रीनरी रखी है। हालांकि घर क्या होता है, घर की ज़रूरत क्या होती है, ये हमको कोविड ने समझाया कि बाहर कितनी भी ग्रीनरी हो, आपको अपने घर में रहना है। कम बजट में लोगों को अच्छा स्पेस मिले, भविष्य का आगे मालूम नहीं कब घर पर दोबारा वापस लॉक होना पड़ जाए। कम बजट में एक अच्छा स्पेस मिले, एक अच्छी लिविंग मिले, फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, उसके लिए आप क्या आगे कर रहे हैं? और अफोर्डेबल हाउसिंग, उस पर मैं ख़ास तौर पर जोर देना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के बाद लोगों की या तो इनकम आधी हो गई, या कट डाउन हुआ, या उनकी जॉब चली गई। तो ऐसे में उनके बजट में भी आ जाए, कुछ बेहतर रहे, उसके लिए आप डेवलपर्स और बिल्डर्स क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, घर तो जो होता है वो सारा ड्राइव होता है लैंड प्राइस से। लैंड प्राइस जैसे अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी में लेंगे तो जो लैंड प्राइस होगी, कंस्ट्रक्शन प्राइस होगी, उसके बाद ही वो होगी। तो हमारे मतलब उसमें नहीं है कि हम उसको सस्ता बेच सकते हैं। जो लैंड प्राइस होगी उस हिसाब से आगे रेट ड्राइव होते हैं। तो अगर सस्ते घर की बात करें तो शहर जैसे लखनऊ में अगर आप किसी भी हाईवे पे आप निकल जाएं और कोई एक अच्छी लैंड कुछ अगर कोई देखे तो उसमें आपको ये 3,000 रुपये के आसपास में फ्लैट मिल जाता है, जो 1200-1300 स्क्वायर फीट का नियर अबाउट 40 लाख रुपए का है। और 40 लाख रुपए में जिसमें अच्छा क्लब है, बाकी सारी सुविधाएं हैं, 40-50 लाख रुपए में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और अगर आप सिटी में बात करेंगे तो सिटी में वही चीज़ है कि वो आप जैसी जिसकी पॉकेट है, क्योंकि
आप ये देखो कि 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से घर शुरू होके और उसका कोई लिमिट नहीं है, तो हर तरह के घर मिल जाते हैं, जैसी जिसको ज़रूरत है वो अपनी लोकेशन चूज़ करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसे मिल जाते हैं। बस कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि जो घर लें वो प्रॉपर अप्रूव्ड हो, रेरा से रजिस्टर्ड हो और किसी तरह का हसल बसल ना हो उसमें, क्योंकि कोई सस्ती चीज़ तो आप ले लोगे, लेकिन सस्ती चीज़ में क्या होगा कि वो आगे कुछ ना कुछ उसमें हैसल रहेंगे और किसी वजह से बैंक ने लोन भी कर दिया और प्रॉपर्टी कहीं आपकी इश्यूज आ गए तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर सारी चीज़ें अप्रूव्ड होंगी तो बेहतर होगा क्लाइंट के लिए। सुधीर, कि सुविधा आप लोगों के लिए बढ़ी है कि एक स्टैम्प मिल गया कि ये रेरा अप्रूव्ड है, ये रेरा में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई दिक्कतें भी आप लोगों की बढ़ी हैं? रेरा आ जाने से क्या है कि ये इंडस्ट्री रेगुलराइज्ड हुई है। अभी तक हर इंडस्ट्री में कुछ बैड प्लेयर्स होते हैं, कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो रेरा के आ जाने से चीज़ें रेगुलराइज्ड हुई। ठीक इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी हुआ था, तो रेगुलराइज होने के साथ साथ जो चीज़ें एक्ट बनी वो मुझे लगता है कि कुछ जल्दी में ही बनी, जिसमें कुछ चीज़ें बिल्डर की नज़र या डेवलपर की नज़रअंदाज कर दी गई। जैसे जब ये रेरा आया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रेटर नोएडा को लेके थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मनी कलेक्शन कर लिए लोगों से, कस्टमर से, और उन्हें चीज़ें डेवलप करके नहीं दी। वो जो ज़्यादा चीज़ें थी वो ग्रुप हाउसिंग को लेके थी। अब हम ग्रुप हाउसिंग की बात करें तो जो रूल्स ग्रुप हाउसिंग पे लागू होते हैं वो एक 30 एकड़ सिटी या 70 एकड़ सिटी या 200 एकड़ सिटी पे लागू नहीं होते। बिकॉज अगर कोई 100 एकड़ की सिटी बना रहा है तो उसमें से 15-20 एकर्स वो ग्रुप हाउसिंग के लिए रख लेगा, रेस्ट विल बी फॉर डिफरेंट यूजेस। तो जैसे कॉमन एरिया को लेके है, जो आज तक रेरा में सही जवाब मिल नहीं पाया या उसे वो ठीक नहीं कर पाए, उन्होंने कह दिया कॉमर्शियल स्पेसेस वुड बी काउंटेड एज कॉमन एरिया। नाउ द पॉइंट इज, अगर 5 एकड़ 100 एकड़ में से 5 एकड़ उसको एज अ कॉमर्शियल एरिया मिल रहा है तो वो कॉमन एरिया कैसे बन सकता है? पहले क्या होता था, जब हम ग्रुप हाउसिंग बनाते थे तो एक कॉमर्शियल स्पेस बनाते थे विच वाज यूज्ड फ्रॉम दैट सेम लैंड जहां का हमने एफएआर यूज किया है, तो वो उसको कॉमन एरिया मानते थे। दैट इज राइट, इट शुड बी देयर कि भाई आप उसका एफएआर यूज कर चुके हो और फिर उस पर अगर आप कोई कॉमर्शियल स्पेस बना रहे हैं, दैट शुड नॉट बी सोल्ड आउट, दैट शुड बी अ कॉमन एरिया फॉर द फ्लैट ओनर्स। लेकिन अगर मैं 100 एकड़ की सिटी बना रहा हूँ, मेरे साथ वो केस हो रहा है, तो उसके अंदर अगर मैंने 15 एकर्स ग्रुप हाउसिंग में रखा है और मैंने उसका कोई कॉमन स्पेस यूज़ नहीं किया है कॉमर्शियल के लिए, मैंने 5 एकड़ एज अ रूल 100 एकड़ में से कॉमर्शियल लिया है, तो मैं उसे कॉमन एरिया के लिए कैसे छोड़ दूँ? उसे कौन डेवलप करेगा? उसे कौन रूल करेगा? ये एक चीज़ आज तक क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाई, जो एक ड्रॉबैक भी है। लेकिन एज फार एज रेरा इज कंसर्न बहुत अच्छा हुआ है बायर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें जो चीज़ आज मिल पाएगी वो टाइमली मिल पाएगी, चीज़ अच्छी मिल पाएगी, जो हम वादा करेंगे वो मिल पाएगी। जो पहले नहीं होता था, हमेशा बायर जो है इधर उधर दौड़ता रह जाता था, अपनी तकलीफ़ों को बताता रह जाता था, कोर्ट में लड़ता रह जाता था, कोई सुनवाई नहीं थी। अब डेवलपर्स डरने लग गए हैं। ठीक है, आपने जैसा आपने कहा कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई और रेगुलराइज्ड हुई है इंडस्ट्री। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो किसी मार्केट एक्सपर्ट से बात करता है, कोई कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो किसी सीए से बात करता है या कहीं कुछ और बात करता है। एक आम आदमी लखनऊ का या उत्तर प्रदेश के कहीं का भी, उसके लिए आप भी एक एक्सपर्ट हैं। आप एक बिल्डर हैं, आप एक डेवलपर हैं और साथ में बिजनेसमैन हैं। अपना फ़ायदा साथ में रख के आम आदमी का फ़ायदा कैसे हो, वो आगे, क्योंकि बहुत पजल्ड है वो अभी भी कंफ्यूज है कि ये क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का
फ्लैट लेने के लिए या कुछ घर लेने के लिए, तो क्या ये सही वक्त है? अगर है, उसे किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? और क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके लिए भी है, आपदा में अवसर उसके लिए भी है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत डाउन है? तो ऐसे में क्या ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त वो कम से कम एटलीस्ट बुक कर सकता है, बाकी इन टर्म्स ऑफ लोन वो बाद में बाकी पे कर ले? सर, जो आप बात कह रहे हैं उसमें कोई भी बायर है उसको बेसिकली दो चीज़ देखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट बैंक से फाइनेंस्ड है और पर्टिकुलर अथॉरिटी से अप्रूव है कि नहीं है। अगर ये दो चीज़ है तो तीसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। रेरा नंबर ऑटोमेटिकली मिलेगा, तभी वो बैंक से अप्रूव होगा, तभी अथॉरिटी उसको रिलीज़ करेगी। अगर ये दो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो व्यक्तिगत आप हमारी बात करें, जो हम लोग ने अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च की है वो 11 लाख रुपए की है। तो जो 11 लाख में सिंगल रूम फ्लैट्स हैं, उससे लेके आदमी के पास 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख हर एक बास्केट है उसके पास लेने के लिए। तो जैसे जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। इसके पहले एक प्रश्न आपने पूछा था रेरा वाला सर से, उसका एक जवाब देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में और रेरा में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक आपको बहुत सरप्राइजिंग बात बताएंगे, रेरा कहता है कि जो पीरियड आपने बोली, फॉर एग्जांपल 18 महीने में आप प्रोजेक्ट बनाओगे, तो वो आप स्पेसिफाई करके लिख दो। प्रधानमंत्री आवास योजना की पॉलिसी कहती है कि आपको 18 महीने में बनाना है, लेकिन जितना लेट होगा पेमेंट देने में गवर्नमेंट को, उतनी पीरियड को आप ज़ीरो पीरियड कंसिडर करोगे। अब जब आपने 18 महीने रेरा के हिसाब से लिखवा दिया, रेरा कहती है मैं डेट नहीं चेंज कर सकता, रेरा विल नेवर चेंज द डेट, और गवर्नमेंट पैसा एक साल से अगर नहीं आया देन व्हाट? तो देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आ रही है वो कोऑर्डिनेशन को लेके है। रेरा के कुछ एक्ट हैं, आप तहसील में पता नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं पता है कि क्या, दे आर नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज़ रेरा, वो मानने को नहीं तैयार हैं। लोग 143 करा के चेंज करा के लैंड बोलते हैं साहब ये एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल हो गई, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती। तो बेस्ट है कि बैंक फाइनेंस तो एक चलिए पैरामीटर है ही, अगर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, रेरा नंबर है, तो कस्टमर्स कैन बी वेरी कंफर्टेबल। और मार्केट का सीधा असूल है कि पैसा कहीं बाहर से नहीं आता है, पैसा हमको आपस में ही सर्कुलेट करना पड़ता है। इस वक्त अगर आपके पास पैसा है और आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, तो उसमें अगर आप पैसा रिलीज करेंगे, यानी अगर आप पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें दो फायदे होंगे। आप पैसा अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो सर्कल में आता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। और दूसरा, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल से, और ख़ासतौर पर इस साल में जब कोविड है और दूसरी चीज़ें आई, तो उसके बाद रेट्स कम हैं। तो आप अपना खुद भविष्य तय कीजिए, डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट के साथ रेडी हैं, आप सोचिए, विचारिए, और उसके बाद इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ेगी आगे। राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब